नमस्कार, मी पूनम बिझनेस मंत्राच्या आजच्या भागात आपलं स्वागत करते। तर आज आपल्या सोबत आहेत बांधकाम व्यावसायिक जेपी शर्मा। तर कोणत्या प्रकारे बांधकाम व्यापार हा चालत असतो हे आज आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। जेपी शर्मा, मैं नागपुर में 1971 में आया। उसके बाद नागपुर में लॉजिस्टिक के धंधे में मैं इन्वॉल्व रहा। 2010 से मैंने रियल एस्टेट में प्रवेश किया। 2010 में रियल एस्टेट में जेपी पार्क हिंगना में स्थापित किया। वहाँ पर अभी तक 150 फ्लैट 150 यूनिट बनकर के तैयार है और सोल्ड आउट भी हो गए हैं। और नेक्स्ट फेज के करीब 125 यूनिट और बनाने बाकी है, जिसका काम सैंक्शन में पेंडिंग है। वो शीघ्र ही जैसे ही सैंक्शन आएगा उस काम को शुरू करेंगे। ऐसा है कि रियल एस्टेट में हम सस्ता घर, अफोर्डेबल हाउस जरूरतमंदों को दे सकें और शहर के नज़दीक टाउनशिप बना करके सारी व्यवस्थाओं को बना करके दे, जिससे रहने वालों को सारी सुविधाएं एक जगह पर मिल जाए। ऐसी सोच लेकर के हमने जेपी पार्क की स्थापना किया और ये कार्य प्रगति पर है। अभी पिछले 2-3 साल की मंदी की वजह से थोड़ा सा सेटबैक था, जो कि अभी लगता है कि भी आगे ये रियल एस्टेट बढ़ेगा, तो ऐसा सोच है। और अभी तो मेट्रो रेल भी हमारे यहाँ सेकंड फेज में हमारे टाउनशिप तक आ चुकी है। उसका मेट्रो रेल का स्टेशन भी हमारे टाउनशिप के नज़दीक में 400 मीटर की रेंज में होगा। सर, जैसे आपने बताया कि लॉजिस्टिक और रियल एस्टेट के बिजनेस में आप काफ़ी वक्त से हैं, तो कोई इंसान अगर इस बिज़नेस को शुरू करना चाहता है तो आपको क्या लगता है कि पहले एक बेसिक चीज़ क्या हो सकती है कि ये बिज़नेस का नॉलेज आप किसी इंसान को किस तरीके से होना चाहिए और कौन इंसान इस बिज़नेस में शुरुआत कर सकता है? देखिए, ऐसा है, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उस बिजनेस के बारे में नॉलेज पूरा होना चाहिए था। जब नॉलेज पूरा अगर होगा तो वो उस बिजनेस को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। मैंने 1965 से लॉजिस्टिक का बिजनेस के बारे में मैंने सर्विस किया और सर्विस करने के 8-10 साल के बाद में मैंने ये समझ में आया कि ये लॉजिस्टिक के काम कैसे किया जाता है। तो वो करने के बाद में मैंने मेरा स्वयं का काम करने की विचार किया और करके मैं ये काम करना शुरू किया। और 1971-72 में मैं नागपुर में आ गया और नागपुर में आने के बाद में कुछ दिन मैंने नागपुर शहर में सर्विस भी किया और सर्विस करने के बाद में मेरे सोच के अनुसार मैंने लॉजिस्टिक का काम करना शुरू कर दिया। आज भी हमारे पास में 40 फुट लंबे ट्रेलर हम लोग रखते हैं और नागपुर से बॉम्बे और बॉम्बे से नागपुर के रूट में हम लोग चलाते हैं। इसके ये काम मेरे बच्चे संभालते हैं आजकल, पहले मैं संभालता था। उसके बाद में 2010 में मैं रियल एस्टेट में आया। रियल एस्टेट में भी जो चीज़ें मेहनत कर, सबसे बड़ी बात है कि भी व्यक्ति मेहनत करने वाला होना चाहिए, मेहनत करने का सोच उसके दिल में होना चाहिए। तो मेहनत अगर करता है तो कोई भी काम संभव हो सकता है। हम जितना जानते हैं उससे ज़्यादा पूछताछ करके भी काम करें तो सफलता अवश्य मिलती है। तो ये सोच लेकर के हम चले और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आकर के उनसे पूछ परख करते हुए चले तो हमें सफलता मिली है। तो ऐसा हम काम करके आगे बढ़े हैं। हमारे जो भी संपर्क में आए उनके साथ में आज भी हम अपनी मित्रता निभाते हैं और उनके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, जैसे लॉजिस्टिक के बिजनेस की बात है तो एक आम जनता को आप किस तरीके से बता सकते हैं कि लॉजिस्टिक का बिजनेस एक्चुअली में क्या होता है? देखिए, अपने जनसंख्या के अनुसार देश की जनसंख्या के अनुसार उसकी मांग, जो जरूरतें होती है, खाद्यान्न होते हैं, कपड़े हैं, रोजमर्रे की चीज है, अपने साथ सजावट की चीज है, घर का सामान है, या जो भी जितने भी चीजें जरूरत है व्यक्ति को, वो सबका एक जगह पर उत्पादन होता नहीं है। हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में ये उत्पादन होता है और उन सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो भी काम है ये लॉजिस्टिक के द्वारा ही तय हो सकता है। जैसे भी
भाई कई चीज़ें ऐसे हैं जो बॉम्बे में बनती है जिसकी जो है ज़रूरत आज सारे हिंदुस्तान में, लेकिन मुंबई से सारे हिंदुस्तान में भेजने के लिए लॉजिस्टिक जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें गाड़ियों के द्वारा वहाँ पहुँचाई जाती है और वहाँ के शोरूम में इसको रख करके वहाँ की पब्लिक को उसमें सेल करके और वो एक वो मार्केट में सेल आउट होती है और वो अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो ये चीज़ें जो भी है कि ज़रूरतों को पूर्ति करने का काम ये लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने का काम लॉजिस्टिक की जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट विभाग है ये इसकी पूर्ति करता है। सर, अगर किसी को अगर ये बिज़नेस शुरू करना है तो एक बेसिक इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है और ये बिज़नेस का रिस्क कितना है और किस तरीके का है? देखिए ऐसा है, इस बिजनेस के बारे में काम शुरू करने वाले को पहले इस बिजनेस का नॉलेज देना जरूरी है। उसको कम से कम 2-4 साल 5 साल उसको कहीं न कहीं सर्विस करके इस विषय के बारे में पूरा समझना जरूरी है। समझने के बाद में जब अगर उसको नॉलेज है तो भी आज अगर ट्रक या ट्रेलर या कोई भी वाहन उसको खरीद करके काम करना है तो वो अपने जो फाइनेंस कंपनीज है या बैंक है उनसे लोन आसानी से मिल जाता है, कोई तकलीफ नहीं है। लोन लेकर के उसको वो वाहन को खरीद सकता है। खरीद करके जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हर शहर के अंदर में, बड़े शहर के अनुसार, छोटे शहर के अनुसार हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, उनसे वो पूरे ट्रक का माल लेकर के एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कर सकता है। उसका फ्रेट जो भी है तय होता है, उस फ्रेट के हिसाब से उसका मार्जिन भी तय होता है। उसका ट्रांसपोर्ट का अपने गाड़ी से कर करके वो अपना घर चला सकता है। एक ट्रक से एक परिवार आराम से वो चला सकता है। एक ट्रक को खरीदने के लिए उसके पास में अगर 2-3 लाख रुपया है तो बाकी का पैसा बैंक उसको देने को तैयार है और उसको फाइनेंस करके उसके किस्तों से उसका पेमेंट ले सकती है। बैंक पेमेंट लेती है और वो अपना जो भी उपार्जन करता है गाड़ी को चला करके उससे वो किस्तें भी पेमेंट कर सकता है और अपने परिवार को भी पाल सकता है। सर, जैसे ये मार्केट हर बिजनेस का अलग अलग होता है, तो लॉजिस्टिक और रियल एस्टेट का आप इतने सालों का आपका अनुभव है, तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों का, इन बिजनेस का मार्केट किस तरीके का है, ऑफ ग्राउंड भी और ऑन ग्राउंड भी? देखिए, हिंदुस्तान के व्यक्तियों की जरूरतें तो कहीं कम होने वाली नहीं है, बढ़ती हैं। खाद्यान्न की तरह खाने की चीज़ों की भी जरूरतें बढ़ती है, कपड़ा पहनने की जरूरतें भी बढ़ती है, साज सजावट की चीज़ों की भी जरूरतें बढ़ती है। जैसे जरूरतें बढ़ती है उसके मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती है तो ये धंधा घटता नहीं है, बढ़ता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उसी हिसाब से जरूरतें भी बढ़ती है और जरूरतें बढ़ती है तो ट्रांसपोर्ट की वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो इस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ता है तो ये धंधा कोई कम होने वाला नहीं है। जब मैं शुरुआत में आया था तब यहाँ पर हिंदुस्तान में मुश्किल से कोई 8,000 मालवाहक वाहन हुआ करते थे। आज करोड़ों की संख्या में माल वाहन है हिंदुस्तान में। वो सभी 2 पैसा कमा करके अपना रोजगार चलाते हैं। जो आप इतने सालों से इन बिजनेस में हैं, तो आपके हिसाब से आप जो ये पीढ़ी है या जो भी जनता इस बिजनेस में आना चाहती है, तो आप अपने अनुभव से उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि ये बिजनेस को शुरू करते टाइम इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इनकी शुरुआत करें? देखिए, बात ऐसा, मेहनत करने वाला व्यक्ति अगर है तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कहीं पहले जानकारी ले। मेहनत करने की इच्छा नहीं और सिर्फ अपने 8 घंटा ड्यूटी देकर के नौकरी करने की सोच का व्यक्ति इस धंधे को नहीं कर सकता है, क्योंकि लॉजिस्टिक के काम एक ऐसा है जिसका कोई समय नहीं होता है। क्योंकि रोड के ऊपर में चलना है तो रात का भी समय हो सकता है, सुबह का भी समय हो सकता है। उसको घंटे भी कम से कम 16 घंटे भी काम करने की देने पड़ते हैं। वो 16 घंटा काम करने की अगर हिम्मत दर्शाता है तो ही इस धंधे में उतरना चाहिए, अन्यथा इस 8 घंटे की ड्यूटी से ये धंधा वाइबल नहीं है। सर, जैसे आप विदर्भ टैक्स प्लेयर एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो विदर्भ लेवल पर जो बिजनेस का काम होता है वो आपके हिसाब से किस तरीके का है? क्योंकि एक शुरुआत आपकी बहुत एक छोटी जगह से हुई है, आप छोटी शुरुआत की है और आज आपका बहुत अच्छा एम्पायर आपने खड़ा किया है। तो आप अपना पर्सनल अनुभव हमें बताइए कि जिसके थ्रू लोगों को एक आपसे इंस्पिरेशन मिल सकती है। ऐसे विदर्भ टैक्स प्लेयर एसोसिएशन का मैं करीब 9 साल तक अध्यक्ष रहा हूँ
और विदर्भ में जो भी व्यापार उद्योग की जो जरूरतें हैं उसको समझते हुए हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार से उन्हें उद्योजकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के लिए हम सरकार से मांग करते रहे, लड़ाई करते रहे हैं और उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ पहुंचा सके ये व्यवस्थाएं भी हम लोग करते रहे। समय समय पर हमने सेमिनार, समय समय पर हमने ऐसे एक आयोजन करके या वर्कशॉप लेकर के ये सारे उद्योजकों को, व्यापार उद्योग से जुड़े हुए लोगों को हमने इसके बारे में जानकारी भी देने का काम किया है। और जैसे नागपुर शहर है, नागपुर शहर के राम झूले का जो भी काम था उसके लिए भी हमने बहुत प्रयास किए। आखिर में हमें हाई कोर्ट में PIL डाल करके सरकार से लड़ाई लड़ते हुए इस राम झूले के काम को पूरा करवाया। मेट्रो के जो भी बहुत सारे काम हैं जिनके बारे में भी हम हमेशा मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट का जो संभालने वाले मिश्रा जी हैं उनके साथ में भी हम लग करके इसकी व्यवस्था को बनाया। और नागपुर शहर की सड़कों के बारे में हम नितिन गडकरी जी से मिल करके और जो भी व्यवस्थाएं बनानी है वो व्यवस्था में विदर्भ टैक्सपेयर एसोसिएशन हमेशा लगा रहा। हमारे को नागपुर शहर में जो भी पानी दिया जाता है, जो पेंच प्रकल्प से पानी दिया जाता है, वो पानी का भी जो व्यवस्था, उचित व्यवस्था होनी चाहिए उसके बारे में भी हम सरकार से प्रयास करते रहे हैं। जो कि पहले 300 MLD पानी आता था, आज 600 MLD पानी नागपुर शहर को दिया जाता है क्योंकि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। उसी हिसाब से ये चीजें की पूर्ति कैसे हो ये भी प्रयास हम करते रहे। आज से 30 साल से 40 साल पहले नागपुर विदर्भ में टेक्सटाइल मिलों की कम से कम 13 टेक्सटाइल मिलें NTC की हुआ करती थी, लेकिन वो सभी की सभी मिलें बंद हो चुकी है। और बंद होने के बाद अभी कोई भी टेक्सटाइल मिल यहाँ पर इतने बड़े रूप में नहीं है। छोटी छोटी टेक्सटाइल मिलें तो बहुत है, लेकिन जैसे मॉडल मिल, इम्प्रेस मिल, पुलगाम कॉटन मिल, राय साहब रिक चनमोता मिल, ऐसे करके हिंगन घाट की 2 मिलें जो भी प्रसिद्ध थी, जिसका कपड़ा बन करके सारे हिंदुस्तान में जाता था, वो आजकल कम हो गया क्योंकि ये मांग उसकी नहीं रही। आज वैसे के वैसे जो है कॉटन सीड का उत्पादन विदर्भ में पहले से 10 गुना ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये कॉटन का उत्पादन जो हो रहा है अभी हर साल यहाँ से जर्मनी के लिए 5 लाख से 8 लाख बेल गठाने एक्सपोर्ट होती है और वो वहाँ जाकर के जर्मनी में कपड़ा बनता है और कपड़ा बन करके वापस हिंदुस्तान में आता है। वो कपड़ा हम हिंदुस्तान के लोग लेकर के अपने कपड़े सिलवाते हैं। तो ये चीजें जो पहले 30 साल पहले यहीं बनती थी और यहीं सारे हिंदुस्तान में यहाँ से सप्लाई होती थी। जो आपका एसोसिएशन था जिसमें आप एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो आपके इस एसोसिएशन के थ्रू किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया गया, या आज भी अगर आप उस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं तो किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया जाता है? हमारे एसोसिएशन के माध्यम से हमने होटल बिजनेस के लिए हमने काफ़ी प्रयास करके सुधार लाए हैं। हम रोड, नेशनल हाईवे के संदर्भ में काफ़ी प्रयास करके हमने नेशनल हाईवे को सुधारने के बारे में काफ़ी प्रयास किए हैं, जिसमें ये नागपुर से बनारस जाने वाला जो नेशनल हाईवे नंबर 6 और उसी तरह जैसे साउथ को जाने वाला कन्याकुमारी तक उसी नेशनल हाईवे के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए हैं। हमारे छोटे छोटे जो विदर्भ से जुड़े हुए छोटे छोटे जो रास्ते हैं स्टेट के, उनके लिए भी काफ़ी प्रयास करके हमने उनको बनाने के लिए उनके पीछे पड़े हैं। नागपुर शहर के जो फ्लाईओवर जो बने हैं उसके लिए भी हम लोग हमेशा प्रयासरत रहे हैं पिछले 10-12 सालों से। तो ये फ्लाईओवर भी उसी हिसाब से बने। अभी जो राम झूले से कनेक्टेड जो भी फ्लाईओवर जो रेलवे स्टेशन पर जो एक्सपेंशन हो रहा है, इसका पूरा प्रयास हमारे विदर्भ टैक्सपेयर एसोसिएशन के माध्यम से हमने आर्किटेक्ट से मिलकर के उसके डिजाइन बना करके संबंधित जो इंजीनियर और संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके उस प्लान को लागू करवाया है, जिसमें हमारे को बहुत अच्छा सहयोग नितिन गडकरी जी ने दिया, जो कि हमारे जो विषय था उसको उनके सामने रखने का हमको मौका दिया और हम इस चीज को करने के लिए आगे बढ़े और ये सब काम हुए हैं। और एग्रीकल्चर के लिए भी हमारा विदर्भ टैक्सपेयर एसोसिएशन इसमें एग्रीकल्चर उत्पादन बढ़ाने के लिए
भी विदर्भ में काफी जोर दिया, जिसमें दालों के उत्पादन के लिए हमने, जो दालें पहले इंपोर्ट होती थी और पिछले 3-4 साल से दालों का इंपोर्ट बंद हो और हिंदुस्तान में ही दालें बने, दालें तैयार हो, दालों का उत्पादन हो, तो इसके लिए भी हमारा विदर्भ टैक्सपेयर एसोसिएशन ने काफी काम किया है। नागपुर शहर के बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे जो है रहे हैं, उनके लिए भी हमने हमेशा उनसे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बात करके उनको पूरा करते रहे हैं। सर, आपका जो एसोसिएशन है वो मतलब बिजनेस रिलेटेड एसोसिएशन है या आप सिर्फ सोशल मुद्दों पे काम करते थे, ऐसा माना जाए? हमारा एसोसिएशन बिजनेस रिलेटेड से भी है। हमारा एसोसिएशन नागपुर शहर को सुंदर, अच्छा, एक स्मार्ट सिटी बनाने के उद्देश्य को लेकर भी हम लोग एकदम जोर शोर से लगे हैं। हमें जिस जगह पर हम व्यापार उद्योग करते हैं उस क्षेत्र को हम कैसे डेवलप करें, उस क्षेत्र से हम अगर 2 पैसा कमा करके ले जाते हैं तो हम उस क्षेत्र को कुछ देना चाहते हैं। तो ये सोच लेकर के हम लोग उस क्षेत्र में लगे हैं। तो उस ढंग से हम लोग एक सोच को अपने आगे बढ़ाते हैं, जिसमें सोशल भी है, औद्योगिक भी है, और नागपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी हमारे प्रयास जो जोर शोर से लगे हुए हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके एसोसिएशन के वजह से आपने बिजनेस के किन मुद्दों के ऊपर काम किया और आपको उसमें सफलता मिली? हमने विदर्भ टैक्सपेयर के एसोसिएशन के माध्यम से हमने अनेक मुद्दे जो उठाए, जिसमें हमें 85% तक हमारे जो मुद्दे हमने उठा के काम करने लगे, 85% तक हमारे मुद्दों में हमें सक्सेस मिली है। सिर्फ 15% मुद्दे हैं जिनका प्रयास हमारा जारी है, और नए मुद्दे भी हम लोग उठा करके, और उस नागपुर शहर का भला कैसे हो, नागपुर विदर्भ का, नागपुर शहर का कैसा हम भला कर सके, अच्छा कर सके, ये प्रयास में हमारा एसोसिएशन लगा हुआ है। एक कोरोना के विषय से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है आपको कि कोरोना काल ऐसे आया कि सबसे ज़्यादा नुकसान इसका शायद उद्योग या व्यापारी वर्ग को हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि कोरोना काल में क्या तकलीफें आई है, और अभी कोरोना काल जब खत्म होते आया है तो व्यापारियों के लिए क्या चैलेंजेस है अभी? ऐसा है, कोरोना काल आने के बाद हमारा एसोसिएशन, जो भी शहर के, जो भी गरीब क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे, उनको हमने ये राशन किट भी बांटी है, हमने भोजन भी बांटा है 3 महीने तक, और हमने जो नवजात बच्चे हैं उनको जो भी उस वक्त फूड बराबर नहीं मिला, तो वो भी मेडिकेटेड फूड के पैकेट भी हमने करीब महीने भर बांटे हैं। तो ये सेवाएं भी हमने इस कोरोना काल में सबको दी है। और जैसे कोरोना काल में जो भी मास्क लगाना या 2 गज की दूरी रखना, ये सारी चीज़ों का अवेयरनेस के लिए हमने वर्कशॉप भी लिए हैं, और ये चीज़ें में हम सबके साथ मिलकर के ये भी काफ़ी प्रयास किए हैं। और इस कोरोना काल से जो भी उद्योग जगत में आई, हमने जो बम्बई या दूसरे स्टेट से जो प्रवासी रोजगार करने वाले लोग पैदल जा रहे थे, उन लोगों को भी कपड़े, चप्पल, जूते तक हम रोड पे जाकर के उनको बांटे हैं, जिससे रास्ता उनका सुगम हो। हम कोशिश करके उनको कोई वाहन से पहुंचाने की भी व्यवस्था हमने, हमारे एसोसिएशन ने की है। और जो भी ये कोरोना काल से जो स्थिति उत्पन्न हुई उद्योग जगत के लिए, उसके लिए हमने अपने उद्योग जगत के संबंधित मेंबर्स सभी को ये सुझाव दिया है कि जो भी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार हमें अपना उद्योग करना का तरीका सीखना चाहिए। हमारे हिसाब से तरीके हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो भी कोरोना काल की स्थिति में जो नियम कायदे सरकार ने बनाए हैं उनके अनुसार हम अपने आप को चलाएं, जिससे चला करके अपना उपार्जन करें। बांधकाम व्यवसायाबद्दलची संपूर्ण माहिती आज आपण JP शर्मा यांच्याकडनं जाणून घेतलेली आहे। तर येणाऱ्या पिढीला नक्कीच त्यांच्या व्यवसायामध्ये त्यांना याचा उपयोग होणार आहे। तर भेटूया बिझनेस मंत्राच्या पुढील भागात, तोपर्यंत बघत राहा शंखनाद आवाज सत्याचा।